कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। तो अपने चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड द डिजीज़। ये हो गया अपने चैप्टर का नाम। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है अपने, इसके अंदर अपने आते हैं सबसे पहले तो डिजीज़ के बारे में कि भाई कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। जैसे टाइफाइड नाम की बीमारी होती है जो किससे होती है, जो होती है सैल्मोनेला टाइफी से होती है। निमोनिया किसकी वजह से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe नाम के बैक्टीरिया से होती है। फिलेरियासिस किससे हो जाएगी, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया व्रूगीमेलाई। अमीबियासिस किससे होती है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से, एक वायरस की वजह से, इसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है राइनो वायरस। मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम, ठीक है, एक प्रोटोजोन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। एस्कैरियसिस होती है, एस्कैरिस होती है एस्कैरियसिस की वजह से, ठीक है, एस्कैरियसिस होती है सॉरी एस्कैरिस की वजह से। तो ये कुछ बीमारियां होगी। डेंगू हो गया, डेंगू का वेक्टर कौन है, एडीज मॉस्किटो, ठीक है, जिसको कैरी करवाता है उस वायरस को। चिकनगुनिया का कौन है, चिकनगुनिया का भी है एडीज मॉस्किटो, ये भी उस वायरस को कैरी कराने में हेल्प करता है। तो ये उनके वेक्टर्स होंगे जिसको कैरी कराने में हेल्प करते हैं। इस चैप्टर में अपने एक टॉपिक होता है कैंसर। कैंसर के भाई अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट वाले के पास प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की, यानी एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर जाता है। इनको अगर पता लगाना है डिटेक्शन के लिए, थोड़ा सा फ्लो चार्ट उल्टा लिख रखा है, इनको अगर डिटेक्ट करना है तो क्या करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं, टिश्यू वगैरह की स्टडी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, रेडियोग्राफी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं एंड एमआरआई करवा सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या क्या है, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कई बार तो मिक्स थेरेपी देनी पड़ती है, तीनों साथ में मिला के देना होता है। तो ये हो चुका अपना कैंसर के बारे में। फिर हेल्थ होती क्या है, हेल्थ क्या होती है, कंप्लीट वेलबींग होती है, फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी एंड सोशली भी फिट होने चाहिए, उसको हम कहते हैं हेल्दी होना। फिर होता है अपना जो लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में कुछ दे रखा है कि लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं बोन मैरो एंड द थाइमस, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड द टॉन्सिल्स एंड सम पेयर पिचेस। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बता रखा है कि मतलब ऑटो इम्यूनिटी इज काइंड ऑफ ए डिजीज जिसमें कह सकते हो ना तुम्हें, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, तो खुद का इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल को मारना शुरू करते, तो इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, जिसका एग्जांपल है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। तो मेमोरी बेस्ड अक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज एबल टू डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल और सेल पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल। तो कौन सा सेल्फ सेल है कौन सा नॉन सेल्फ सेल है, ये पता लगाने की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, तो बॉडी खुद के ही सेल को किल करने लग जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं या फिर इस डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। कुछ ड्रग्स से क्लासिफिकेशन दे रखेंगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में दे रखा है। तो ड्रग्स क्लासिफिकेशन में सबसे पहले दे रखा है ओपियोइड्स के बारे में, देन दे रखा है कोका एल्कलॉइड्स के बारे में एंड उसके बाद में है कैनाबिनोइड्स के बारे में। ओपियोइड्स कहाँ से मिलते हैं, हमें पेपेवर सोमनिफेरम नाम के प्लांट से मिलेंगे। कोका एल्कलॉइड कहाँ से मिलेंगे, एराइथोजाइलम कोका से मिलेंगे। कैनाबिनोइड्स कहाँ से मिलेंगे, कैनाबिस सटाइवा से मिलेंगे। तो ये उनके कहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो लिख रखा है। ये जो एल्कोहल्स एंड ड्रग्स वगैरह होंगे इनका क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा, ठीक है, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि भाई तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई नहीं रहोगे, साफ सफाई नहीं रखोगे, ठीक है, गंदे रहते हो, रूम गंदा रखते हो, ठीक है, ये सब हो सकता है। विड्रॉल एंड आइसोलेशन, कि भाई इससे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा और अगर तुम इसको छोड़ोगे तो तुम्हारे अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, पाइलोरेक्शन वगैरह हो सकता है, शेकीनेस वगैरह आ सकती है, स्वेटिंग हो सकता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, इनका कंजप्शन करने से। एग्रेसिव नेचर बढ़ेगा, वेंडलिज्म बढ़ेगा, चीज़ें वगैरह तोड़ोगे तुम, ठीक है। डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप, तुम्हारा मतलब पेरेंट्स के साथ ना बात करने का मन नहीं करेगा, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं करेगा, तो डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप हो जाएगी। तुम्हारी जो भी हॉबी है सिंगिंग डांसिंग, तुम्हें वो करने का मन नहीं करेगा, तो ये सारे उसके हार्मफुल इफेक्ट है। अब जो ड्रग्स एंड अल्कोहल होता है, लोग इनकी तरफ जाते क्यों, तो इनके कॉजेज हो गए जैसे क्यूरियोसिटी के लिए, कि भाई लोग ट्राई करके देखना चाहते हैं कि ये करने से क्या होगा। नीड फॉर एडवेंचर, उनको कुछ नया करना होता है लाइफ में, ठीक है। अब या फिर हो सकता है अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए वो ट्राई कर रहे हो, स्ट्रेस वगैरह से बचने के लिए, स्ट्रेस वगैरह को ओवरकम करने के लिए। पीयर प्रेशर हो सकता है, दोस्तों ने कह दिया इसलिए करना है, टीवी वगैरह में ऐड वगैरह देखा होगा, न्यूज़पेपर में कहीं सुन लिया होगा सिगरेट स्मोकिंग वगैरह के बारे में, तो करने का मन कर गया होगा। तो ये सारे उसके कॉजेज हैं। अगर इनसे बचना है तो हमें क्या करना होगा कि भाई जो दोस्त में बोले कि भाई ड्रग्स वगैरह कंज्यूम कर लो, उनकी बातें ना ही सुनना बाबा। फिर क्या हो सकता है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, कि जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको एजुकेट करो कि भाई ये सब गलत होती है, तो एजुकेशन से काउंसलिंग से हेल्प हो सकती है, मेडिकल हेल्प ले लो, पेरेंट्स की हेल्प ले लो, ठीक है। फिर एक चीज़ और दे रखी है इसमें, वायरल इन्फेक्शन दे रखा है HIV, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। HIV से होने वाली बीमारी को एड्स कहते हैं।
एड्स का पता लगाने के लिए टेस्ट हो जिसको कहते हैं एलिसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिसा की फुल फॉर्म याद कर लेना, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, उससे हम पता लगाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा इसमें। फिर इम्यूनिटी तुम्हें दे रखी है, दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, जो नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे पैथोजन हो, कुछ भी हो, सबके सब लताड़े जाएंगे। तो ये कौन सी है, इनेट इम्यूनिटी, जो तुम्हारे पास बचपन से है। फिर आती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो तुम चीज़ों से लड़ लड़ के सीखे हो, तो वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी आ गई। इनेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर आते हैं, जैसे स्किन वगैरह, जैसे जो आती है तुम्हारी फिजिकल बैरियर में। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर सेलुलर बैरियर एंड देन साइटोकाइन बैरियर। तो ये कुछ बैरियर्स आ रखे हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप के रिस्पॉन्स आते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अगर तुम्हारे अंदर पैथोजन या फिर एंटीजन आया है तो पहली बार जो तुम्हारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया उसको हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो दूसरी बार सब्सिक्वेंट एनकाउंटर में हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स देने के लिए दो टाइप के सेल रिस्पॉन्सिबल हैं, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट तो बनाती है आर्मी ऑफ प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, बी वाले की हेल्प करती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ठीक है। इसमें अपने पास दो टाइप की एंटीबॉडीज होती है, एक होती है एक्टिव, जो मतलब पैथोजन से लड़के तुम्हारी बॉडी ने खुद ने जनरेट की, उसको बोलेंगे एक्टिव। और अगर तुम रेडीमेड बाहर से बनी बनाई ले रहे हो तो उसको कहेंगे पैसिव। एक्टिव में देखो नेचुरल मैटरनल एंटीबॉडीज, एक्टिव में भी क्या होगा, मैटरनल एंटीबॉडी जैसे कोलेस्ट्रॉल में, तो पैसिव का हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे पैसिव है भाई, इन्होंने उल्टा बना रखा है फ्लो चार्ट ही, ठीक है। तो भाई पैसिव मतलब क्या होगा, तुम अगर मदर से ले रहे हो नेचुरली मिल्क के थ्रू, तो ये क्या है, पैसिव नेचुरल टाइप की एंटीबॉडीज हो गई। पैसिव में आर्टिफिशियल कैसी हो सकती है, जैसे हम स्नेक के केस में लेते हैं या फिर एंटी टिटनस का सीरम लेते हैं, ये पैसिव तो है लेकिन आर्टिफिशियल टाइप की, लैब वगैरह में बना रहे हैं। मदर के मिल्क से जो ले रहे हैं वो भी पैसिव है, बाहर से ले रहे हैं लेकिन वो नेचुरली मिल रही है, तो ये नेचुरल पैसिव टाइप की है। एक्टिव के अंदर देखें तो एक्टिव भी नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल हो सकती है। अगर सचमुच में तुम्हारे अंदर कीटाणु आ चुका है और फिर तुम्हारी बॉडी बना रही है तो ये कैसी होगी, नेचुरल टाइप की। लेकिन जानबूझ के मैं डेलिबरेटली तुम्हारे अंदर कोई एंटीजन वगैरह डालूं और तुम्हारी बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए तो ये कैसा होगा, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर क्या होता है, एलर्जी के बारे में दे रखा है। एलर्जी क्या होंगी कि तुम्हारी बॉडी का जो एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स होता है, कि मतलब जितना रिस्पॉन्स देने की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं बॉडी, ठीक है, इम्यून सिस्टम, तो इसको बोलते हैं एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स। इसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी। जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है IgE टाइप की एंटीबॉडी। इसमें हिस्टामिन वगैरह सिक्रीट होता है, तो इनको रोकने के लिए, हिस्टामिन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन वगैरह आती है, तो इसको रोकने के लिए क्या दिया जाता है, एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन, स्टीरॉइड, ये सारे एलर्जी के इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हो चुका है अपना फ्लो चार्ट, ठीक है। ये फ्लो चार्ट एक बार अच्छे से करके जाना, देख लेना, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। इससे इरेज कर देता हूँ मैं। आप चाहो तो इसकी स्नैप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस वाले फ्लो चार्ट का, एंड अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको इस फ्लो चार्ट से मिल जाएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जिस मेन काम के लिए अपन ये वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नेम द पैथोजन। उस पैथोजन का नाम बताना है। कौन से वाले पैथोजन का नाम बताना है, उस वाले पैथोजन का नाम बताओ जिससे क्या होती है, मलेरिया, ठीक है। तो वो क्या है, प्लाज्मोडियम है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम MALARIA मलेरिए, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, और यहाँ पे लिख रखा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, चारों लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो इन पैथोजन की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से कौन सी बीमारी होंगी, मलेरिया। कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, कि एक मॉस्किटो था, उसके स्लेवरी ग्लैंड में क्या पाए जाएंगे, उसके स्लेवरी ग्लैंड में पाए जाएंगे स्पोरोजोइड्स। उसके स्लेवरी ग्लैंड में क्या पाए जाएंगे, स्पोरोजोइड्स पाए जाएंगे। 1 सेकेंड, स्पोरोजोइड्स पाए जाएंगे। फिर ये स्पोरोजोइड, जैसे ये मच्छर है ना, किसी इंसान का ब्लड वगैरह सक करने जाएगा तो काफ़ी सारे स्पोरोजोइड्स वो उसकी स्किन में यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है, स्किन के अंडर। वहाँ से माइग्रेट होते हुए कहाँ चले जाएंगे, लीवर में चले जाएंगे। लीवर में जो हिपैटोसाइट्स होंगे यानी लीवर सेल्स होंगे, वहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना नंबर क्या कर लेंगे, इंक्रीज करेंगे।
फिर यहाँ से माइग्रेट करते हुए कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी के पास जाएंगे। आरबीसी में भी सेम चीज़, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। फिर जैसे ही आरबीसी में सब हुआ तो सेम टाइम पे यहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी निकलता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन, जिसकी वजह से साइकिल ऑफ फीवर वगैरह आती है। तो यहाँ पे हीमोजोइन भी रिलीज होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस। फिर क्या होगा, और रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, फिर अपने गैमीट्स बना लेंगे। ध्यान रखना गैमीट्स बन कहाँ रहे हैं, ह्यूमन वाले होस्ट में बन रहे हैं, ह्यूमन होस्ट में बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं करेंगे। इन गैमेटोसाइड को कौन उठा लेगा, नेक्स्ट मॉस्किटो, नेक्स्ट फीमेल एनीफिलस जब आएगी ब्लड सक करने के लिए तो गैमेटोसाइड ले जाएगी और फिर इस मॉस्किटो के गट के अंदर, इस मॉस्किटो के गट के अंदर ये फ्यूज हो जाएंगे, नए स्पोरोजाइट्स बन जाएंगे, यहाँ से माइग्रेट करते हुए इसके स्लेवरी ग्लैंड में चले जाएंगे और नेक्स्ट साइकिल फिर से चलेगी। तो एक मॉस्किटो था, उसका स्लेवरी ग्लैंड था, उसमें स्पोरोजोइट्स थे। स्पोरोजोइट क्या होती है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये कहाँ चला गया, ह्यूमन की स्किन में चला गया, वहाँ से होता हुआ लीवर में चला गया। लीवर में क्या किया, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, वहाँ से होता हुआ आरबीसी में, आरबीसी में भी एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, अपने नंबर बढ़ाए, आरबीसी को भी रप्चर कर दिया। आरबीसी के रप्चर होने से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकला जिसका नाम क्या था, हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से क्या आती है, साइकिल ऑफ फीवर आती है। फिर ये गैमेटोसाइड्स फिर क्या बनेंगे, वहाँ पे गैमीट्स भी बन जाएंगे। इन गैमेटोसाइड्स को कौन ले लेगा, नेक्स्ट फीमेल एनीफिलस ले लेगी। तो अब उसके पास भी आ गए ये प्लाज्मोडियम में गैमेटोसाइड्स, उसके गट में ये फ्यूज़ कर जाएंगे, नए स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे, वहाँ से माइग्रेट करके वापस से उसके स्लेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये मलेरिया का अपना ये क्या है, मलेरियल लाइफ साइकिल है। और मलेरिया को सर्वाइव करने के लिए कितने होस्ट चाहिए, 2 होस्ट, एक तो ह्यूमन होस्ट और एक मॉस्किटो होस्ट। ठीक है, क्वेश्चन अपने से सिर्फ इतना पूछा था कि उसका नाम क्या था कॉजेटिव एजेंट का, पैथोजन का, प्लाज्मोडियम। अपन ने पूरी साइकिल देख ली है। ठीक है, ये साइकिल आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ऐसे नहीं कर पाओ तो लास्ट में एक फ्लो चार्ट दिखा दूंगा, वो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट इन मेडिकल साइंस, कि यीस्ट का काम क्या होगा मेडिकल साइंस के अंदर। तो यीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यीस्ट क्या करता है, यीस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन विच इज नॉन एज हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने के लिए कौन यूज होता है, यीस्ट यूज होता है। तुमने 2 काम देखे होंगे माइक्रोस वाले चैप्टर के अंदर, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी के 2 काम थे, एक तो ये बेकर्स यीस्ट था, बेकर्स यीस्ट, एंड एक ब्रूअर्स यीस्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, ब्रूअर्स यीस्ट की तरह भी काम कर रहा था। जब इसको बेकर यीस्ट कह रहे तो क्या बनाने में हेल्प कर रहा था, ब्रेड बनाने में, ब्रेड की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। ब्रूअर वाला किसकी फॉर्मेशन हेल्प कर रहा था, एल्कोहल। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, एल्कोहल। अब इसका तीसरा यूज भी बता दिया यीस्ट का, कि इससे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द शिवरिंग इन मलेरियल पेशेंट, कि जो वो वाले पेशेंट जिनको मलेरिया हो रखा है, ठीक है, उनकी बॉडी में जो शिवरिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, कांप रहे हैं वो, साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स वगैरह आ रही है, वो क्यों आ रही है। तो अभी हमने देखा था इस डायग्राम के अंदर, जैसे ही देखो आरबीसी रप्चर हो रहा था तो वहां से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा था, एक TOXIC टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा था, जिसको हम कह रहे थे हीमोजोइन, जिसको हम कह रहे थे हीमोजोइन। तो इसी की वजह से क्या आता है, शिवरिंग वगैरह इफेक्ट वगैरह आता है मलेरिया की साइकिल के दौरान। तो आफ्टर स्पोरोजोइट इन्फेक्शन, देखिए आफ्टर स्पोरोजोइट इन्फेक्शन, स्पोरोजोइट का इन्फेक्शन होने के बाद में व्हेन द रेड ब्लड कॉप्सिकल रप्चर, जब ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना स्पोरोजोइट आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड कॉप्सिकल्स के अंदर, तो वो रप्चर हो जाएंगे। उनके रप्चर होने से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं हीमोजोइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हीमोजोइन कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हीमोजोइन कह रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं हीमोजोइन इन द ब्लड विच कॉजेज शिवरिंग इन मलेरिया, जिसको जैसे क्या आती है, मलेरियल साइकिल के दौरान शिवरिंग आती है, या फिर साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स आती है, किसकी वजह से, हीमोजोइन की वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से कर लेना। वाई आर एड्स पेशेंट मोर ससेप्टेबल टू डिजीज कंपेयर टू पेशेंट अफेक्टेड बाय अदर डिजीज। एक एड्स का पेशेंट है, ठीक है, उसको और बीमारियां और इजीली हो सकती है एज कंपेयर टू वो वाला इंसान जिसको एड्स नहीं है। तो साफ सी बात है ना, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, डेफिशिएंसी म्हणजे कमी, ठीक है, डेफिशिएंसी म्हणजे कमी। तो इस वाले पेशेंट के अंदर क्या है, इम्यून सिस्टम की कमी हो चुकी है,
डेफिशिएंसी हो चुकी है इम्यून सिस्टम की। और अगर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है यानी इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो जो एंटीजन एंटर करेंगे वो सही से वर्क कैसे करेंगे, सॉरी उनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम सही से वर्क कैसे करेगा, है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम तो कमजोर हो चुका है ना उन एंटीजन के खिलाफ। तो इस वाली बीमारी में ये वाले लोग जिनको एड्स हो रखा है ऑलरेडी, इनको इजीली और बीमारियां हो सकती हैं। और ये नॉर्मली कहा जाता है कि एड्स का पेशेंट एड्स से नहीं मरता, वो नॉर्मली छोटे मोटे इन्फेक्शन से मर जाता है। आंसर देखते हैं। द HIV वायरस, वो वाला HIV वायरस जिससे क्या हो रहा है, एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको जैसे क्या हो रहा है, एड्स हो रहा है। अटैक द इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। मैंने तो तुम्हें नॉर्मली बता दिया, तुम्हें लैंग्वेज देखो कैसे लिखनी है, हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा ह्यूमन बॉडी के, एंड वीकन इट ओवर टाइम, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस को, सॉरी टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है ये HIV, ठीक है, उनकी मशीनरी टेक ओवर करके। तो हमारे इम्यून सिस्टम धीरे धीरे विद द डेवलपिंग टाइम, हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, वीक होते जाते हैं। मेकिंग एड पेशेंट, तो इससे क्या होगा, जो एड्स के जो पेशेंट होंगे दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, तो इनको इन्फेक्शन और इजीली हो सकता है एज कंपेयर टू वो वाले पेशेंट जिनको एड्स नहीं था। एंड डिजीज देन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीज, ठीक है। तो दो इंसान थे, मान लो इसने ये कहा था ये रामू है और रामू को हो रेला है एड्स, रामू को हो रेला है एड्स, और एक है श्यामलाल, ठीक है, SHYAMLL श्यामलाल, और श्यामलाल को हो रखा है मान लो मलेरिया। जो एड्स वाला पेशेंट है इसको नया इन्फेक्शन और इजीली हो सकता है एज कम्पेयर टू इस वाले पेशेंट की, क्यों, क्योंकि इसमें इसका इम्यून सिस्टम वीक है ऑलरेडी, ठीक है, HIV ने वीकन कर रखा है उसको। ये HIV की लाइफ साइकिल है, देखो 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 देखो, 1 सेकेंड मुझे भी देखने दो, ब्लैक कलर कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ, ये रहा। देखो सबसे पहले होता है रेट्रोवायरस, कौन सा वायरस है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस बेटा जी वो वाले वायरस होते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल डॉग्मा में DNA से RNA बनता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम के उल्टा चलते हैं। वो क्या करते हैं, RNA से DNA बना लेते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं। और जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब वो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो ऐसे वायरस को हम क्या बोलेंगे, रेट्रोवायरस, जिनमें क्या चलता है, जिनमें चलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रेट्रोवायरस हो गया। रेट्रोवायरस का एग्जांपल क्या लिख सकते हो, HIV इज अ काइंड ऑफ ए रेट्रोवायरस। तो वायरल का RNA कोर है, अंदर देखो RNA कोर है, और बाहर इसकी प्रोटीन की कोटिंग है। अब ये वायरस जैसे ही मान लो किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है, तो वायरस क्या करेगा, अपना प्रोटीन कोड तो सेल के बाहर छोड़ देता है और अपने RNA को वहाँ क्या कर देता है, इन्फ्यूज़ कर देता है। तो वायरस का RNA अब कहाँ आ चुका है, ह्यूमन के सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ह्यूमन के या फिर एनिमल के सेल के अंदर आ चुका है। जैसे ही एनिमल के सेल के अंदर आया, तो ये जो वायरस का जो RNA है ये क्या बनाएगा, RNA से, ये RNA है, ये RNA से क्या बना रहा है, DNA बना रहा है। RNA से क्या बना रहा है, DNA। जब DNA से RNA बनता है तो हम उस चीज को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो RNA से क्या बन चुका, DNA बन चुका बाय द प्रोसेस नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये करवाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, ये करवाने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, उसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब वायरस का DNA बन चुका है, ये DNA क्या करेगा, होस्ट के जीनोम के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये होस्ट के जीनोम के पास चला जाएगा, ये वाला DNA चला जाएगा होस्ट के जीनोम के पास, ठीक है, ये होस्ट का जीनोम है, यहाँ जाके इसके साथ इन्फ्यूज हो गया। अब होस्ट की मशीनरी टेक ओवर करके ये वायरस का DNA क्या बनाएगा, अपने DNA की कॉपी बना लेगा, ठीक है, ठीक है, न्यू वायरस RNA अपने DNA कॉपीज वगैरह बनाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन करेगा और वहाँ से क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और बहुत सारे RNAs बना लेगा। फिर इन RNAs के सराउंडिंग में क्या बन जाएगा, प्रोटीन कोट लग जाएगा, ठीक है, यानी नए नए वायरस रेडी हो चुके हैं। अब ये जो नए वायरस है ये दूसरे सेल को जाके क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, दूसरे सेल को जाके क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। ऐसे मेरे सेल्स का नंबर कम होता जाएगा, क्योंकि सेल्स खुद का तो कुछ बना ही नहीं पा रहा प्रोटीन वगैरह, ये तो वायरस के प्रोटीन्स वगैरह बना रहा है, तो सेल्स कमजोर हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं और वायरस बढ़ता जा रहा है। और जनरली कहाँ पे होता है ये जनरली होता है मैक्रोफेजेस में, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड द टी लिम्फोसाइट में ये प्रोसेस चल रही होती है।
इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरस, इन्फेक्टेड सेल सिर्फ तब तक सर्वाइव करेगा जब तक वायरस बन रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, जब तक वो रेप्लिकेट एंड रिलीज ना हो जाए, उसके बाद में वो नहीं रहेंगे काम के। एक अच्छा सा स्लोगन है, ठीक है, अगर वायरस से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड कुछ आ जाता है आपको अवेयरनेस से रिलेटेड, तो आप ये भी लिख सकते हो, फाइट एड्स, हमें एड्स से लड़ना है, ना कि वो वाले लोग जिनको एड्स हो रखा है। सोसाइटी में क्या होता है, जिनको एड्स हो जाता है ना, लोग उनको नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, ठीक है, उनसे सही से बात नहीं करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है, उनको कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। तो हमें लोगों के साथ गलत नहीं करना है, हमें एड्स से लड़ना है, ना कि लोगों से। चलो, अच्छा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, राइट द नेम ऑफ 2 क्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मुझे 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम बताना है जिनको क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, जिनको क्या किया जा सकता है, ट्रीट। नॉन क्यूरेबल में कौन सा है, एड्स एंड हेपेटाइटिस था, ठीक है, नॉन क्यूरेबल में कौन आता है, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। लेकिन क्यूरेबल में कौन आएगा, जो बैक्टीरिया से हो रही है, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, इनको हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है, इनको एसटीडी तो बोलेंगे, एसटीडी ना बोल के तुम इसको वेनरल डिजीज भी बोल सकते हो, या फिर रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। लेकिन ये कैसी हैं, क्यूरेबल हैं। एड्स वगैरह क्या है, नॉन क्यूरेबल है। व्हेन इज ट्यूमर कंसिडर्ड मैलिग्नेंट, ट्यूमर को मैलिग्नेंट कब कहेंगे, अगर मान लो यहाँ पे ट्यूमर हो रखा है, इस जगह से अगर वो माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पे जाके और वहाँ पे भी ट्यूमर कोस कर दे, ठीक है, और आसपास के नॉर्मली जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करे, उनका रिसोर्सेज वगैरह छीन ले, तो इस ट्यूमर को हम क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। देखो जी, ट्यूमर आर ऑफ 2 टाइप। अच्छा, नीचे है क्या फ्लो चार्ट, कोई नहीं। ट्यूमर आर ऑफ 2 टाइप, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है बेनाइन और एक होगा मैलिग्नेंट। वो वाला ट्यूमर जो अपनी ओरिजिनल जहां पे वो हुआ था वहीं पे कन्फाइंड रहे, ठीक है, वहां से मूव ना करे, उसको बोलेंगे बेनाइन। और वो वाला ट्यूमर जो क्या करे, मूव करता रहे बाय द प्रॉपर्टी नॉन एज मेटास्टेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू वो क्या करता रहे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहे, उस वाले ट्यूमर को हम कहेंगे, उस वाले ट्यूमर को हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहीं देंगे उसको, मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखते हैं आंसर, देखते हैं। व्हेन अ ट्यूमर स्टार्ट टू ग्रो रैपिडली, जब एक ट्यूमर रैपिडली ग्रो करता है, कोजिंग डैमेज, और डैमेज कोज कर रहा है नॉर्मल सेल को और टिश्यू को उसके सराउंडिंग में, उस ट्यूमर को हम क्या करें, मैलिग्नेंट, जो डेंजरस टाइप का भी होता है, ठीक है। ये देखो, ये बेनाइन ट्यूमर है और ये वाला कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर देखो इस जगह पे हुआ है, ठीक है, जहां पे हुआ है सिर्फ वहीं पे क्या है, कन्फाइंड है, वहीं पे बाबू क्या है, ये कन्फाइंड हो रखा है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, देखो जी, यहां पे हो रखा था, यहां से मूव कर रहा है और कहीं और जा रहा है, और वहां के भी सेल को भी क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो इस वाले ट्यूमर को हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन में क्या है, सेल्स आर नॉट कैंसरस, बेनाइन के सेल्स कैंसरस नहीं होते, स्प्रेड नहीं करते। लेकिन मैलिग्नेंट वाले के सेल्स कैसे होते हैं, कैंसरस होते हैं, स्प्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय द प्रॉपर्टी नोन एज मेटास्टेसिस, बाय द प्रॉपर्टी नोन एज मेटास्टेसिस। इतनी बार मेटास्टेसिस बोल दिया भाई, इसको लिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। वेयर आर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स फाउंड, बी लिम्फोसाइट्स कहां बनेंगे और टी लिम्फोसाइट्स कहां बनेंगे, ये हमसे सवाल पूछा गया है। देखो, बी लिम्फोसाइट बनते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स कहां बनेंगे, बोन मैरो में। बनेंगे कहां, बोन मैरो में ही बनेंगे। बी भी बोन मैरो में बनेगा, टी भी बोन मैरो में बनेगा। तो डिफरेंस क्या है फिर, तो डिफरेंस इतना है कि बी वाला बना बोन मैरो में और मैच्योर भी कहां होगा, बोन मैरो में। टी वाला बना कहां पे, बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर वगैरह कहां पे होगा, ठीक है, थाइमस में। मैच्योर कहां होगा, थाइमस में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। हाउ डू दे हेल्प डेवलप इम्यूनिटी, बी एंड टी लिम्फोसाइट कैसे हेल्प करते हैं, तो देखो जी, बी वाला तो क्या करता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाता है ना, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, आर्मी ऑफ क्या बनाएगा, प्रोटीन्स, जिनको हम प्यारे से बोलेंगे एंटीबॉडीज, जिनको हम प्यारे से बोलेंगे एंटीबॉडीज। तो टी वाला क्या करेगा सर, टी वाला क्या करेगा, हेल्प करता है। टी वाले को हम बोलते हैं ना हेल्पर लिम्फोसाइट, क्या बोलते हैं, हेल्पर लिम्फोसाइट बोलते हैं टी लिम्फोसाइट को। ओ स्पेलिंग मिस्टेक, टी वाले को क्या बोलते हैं, हेल्पर, हेल्पर 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 लिम्फोसाइट।
हेल्पर लिम्फोसाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बी वाले की हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं इनके फंक्शन। द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। दोनों ही बने कहाँ पे हैं? बोन मैरो में ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट बोन्स होती है ना, वो हम बोन मैरोज बोलते हैं, जहाँ पे बोन मैरोज प्रेजेंट होती है, लॉन्गेस्ट बोन में पाई जाती है बेसिकली। तो बोन मैरो में बन गए बी वाला एंड टी वाला। द बी लिम्फोसाइट प्रोटेक्ट द बॉडी। बी लिम्फोसाइट करेगा, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? एंटीबॉडीज बना के। और जो टी वाला लिम्फोसाइट होगा, इम्यून द बॉडी, ये भी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कैसे? कैसे कर रहा है? कैसे कैसे कैसे? बाय हेल्पिंग द बी सेल्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। देखो एंटीबॉडीज में बी आ रहा है, तो बी से याद कर लेना बी लिम्फोसाइट। तो इसको बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? बी लिम्फोसाइट। टी कुछ ऐसा होता है, इसके नीचे एक डंडा और खींच दो तो एच बन रहा है। इन्वर्ट कर दूंगा तो मैं थोड़ा सा इसको, है ना, इन्वर्ट कर दूंगा तो एच बन जाएगा ना। तो टी से याद कर लेना, टी के नीचे एक डंडा खींच दो, वो एच बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हेल्पर लिम्फोसाइट। नेक्स्ट सवाल, वॉट आर एलर्जेंस, हाउ डू दे कॉज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनसाइड द बॉडी। एलर्जेंस की होंगे, ठीक है, एलर्जेंस क्या होंगे और ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे जनरेट कर रहे होते हैं। तो देखो एलर्जेंस है ना, एलर्जेंस है ना, एलर्जेंस है ना, क्या है, क्या है मैं भूल गया एलर्जेंस क्या है? वो सब्सटेंस है। ठीक है, एलर्जेंस आर द सब्सटेंस विच कोज क्या कोज कर रहे हैं बाबा? ये कोज कर रहे हैं एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जेंस है ना बेटा जी, वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो क्या कोज कर रहे होते हैं? एलर्जी कोज कर रहे होते हैं। क्या कोज कर रहे होते हैं? एलर्जी। एलर्जी हमें पता है क्या होता है? हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एलर्जी क्या होगा? हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होगा। और ये कोज कौन करवा रहा है? एलर्जेंस कोज करवा रहे हैं, जो क्या हो सकते हैं? कुछ पोलन ग्रेन्स से भी एलर्जी होती है किसी को, डस्ट से होती है। ठीक है, एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उनसे किसी को एलर्जी हो जाती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी को मशरूम से भी हो जाती है, तो वो भी एलर्जन एक काइंड ऑफ। तो एलर्जेंस कैन बी डिफाइंड। एलर्जेंस देखो इन्होंने क्या बता दिया, एक सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ सॉरी, हाँ, तो एलर्जेंस कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस। ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो क्या कोज कर रहे हैं? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कोज कर रहे हैं इम्यून सिस्टम की। ठीक है, इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कोज कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे एलर्जी। एलर्जी तो होती है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये क्या है? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का नाम क्या है यहाँ पे? एलर्जी। तो वाले सब्सटेंस जो एलर्जी कोज करें उनको हम क्या कह देंगे प्यार से, बड़े ही प्यार से? एलर्जेंस। अब देखो एलर्जेंस क्या करेंगे। व्हेन अ पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट, जब कोई इंसान इन एलर्जेंस के कॉन्टैक्ट में आता है, किसके कॉन्टैक्ट में आता है? एलर्जेंस के कॉन्टैक्ट में आते हैं फ्रिक्वेंटली। तो ये जो एलर्जेंस होते हैं, ये कहाँ चले जाएंगे? कंबाइन हो जाते हैं IgE यानी एंटीबॉडी ई के साथ कंबाइन हो जाएंगे। कहाँ पे? मास्ट सेल पे। कहाँ पे? मास्ट सेल पे। और मास्ट सेल को क्या कर देंगे? बस्ट ओपन करवा देंगे और वहाँ से क्या रिलीज करवाएंगे? हिस्टामीन्स। क्या रिलीज करवा देंगे वहाँ से? हिस्टामीन्स। क्या रिलीज करवा रहे हैं वहाँ से? हिस्टामीन्स। इस हिस्टामीन्स की वजह से क्या होता है? बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आता है, स्वेलिंग आती है। किसकी वजह से? हिस्टामीन की वजह से। तो अगर मुझे रोकना है स्वेलिंग को तो मैं क्या लूँगा? दवाई क्या लूँगा? एंटी हिस्टामीन। एंटी हिस्टामीन्स लूँगा। समझ रहे हो? ठीक है, कुछ हार्ड था? नहीं था। एलर्जी भी अच्छे से कर लेना। एलर्जी हो गया, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी हो गया, ठीक है, ये सब तो हमें बिल्कुल ही अच्छे से कर लेने हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिम्फ नोड्स इन द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स। जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, मेरी बॉडी के अलग अलग पोर्शंस में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स कहते हैं। गुच्छा सा होता है। इनका काम क्या है? तो लिम्फ नोड्स में है ना अपने एलर्जेंस वगैरह ट्रैप होते हैं। सॉरी, एलर्जेंस लिख दिया। लिम्फ नोड में अपने क्या ट्रैप होते हैं? लिम्फ नोड में अपने ट्रैप होते हैं एंटीजन्स। एंटीजन्स, ठीक है। तो लिम्फ नोड में अपने ट्रैप होते हैं एंटीजन्स
और एक बार अगर यहाँ ट्रैप हो गए तो वहाँ पे लिम्फ नोड में फिर रिलीज करवाए जाती हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंटीबॉडीज रिलीज करवाई जाती हैं और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, इनको किल कर देती है, या फिर कुछ सेल्स वगैरह रिलीज करवाए जाते हैं, वो उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। देखते हैं, द लिम्फ नोड्स आर द साइट। लिम्फ नोड क्या होता है बेटा जी, वो जगह होती है, कहाँ होती है, ह्यूमन बॉडी में होती है, इंसान के शरीर में होती है, जहाँ पे लिम्फोसाइट एंड द एंटीजन, जहाँ पे क्या करेंगे, लिम्फोसाइट और एंटीजन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मुठभेड़ करते हैं, लड़ रहे होते हैं विद ईच अदर। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक द लिम्फ नोड, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फिर एंटीजन्स इस लिम्फ नोड में अटैक कर रहा होता है, तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगे ये एक्टिवेट हो जाते हैं, या तो डायरेक्टली खुद जाके उनको किल कर देंगे, या फिर अपना प्रोटीन भेज के यानी एंटीबॉडीज भेज के उनको क्या करवाते हैं, एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करवाते हैं। तो ये काम होता है हमारे लिम्फ नोड्स का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए, व्हाट इज वैक्सीनेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ वैक्सीन। वैक्सीनेशन क्या होता है और क्यों करवाना होता है, जरूरी क्यों है वैक्सीन लेना। तो वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को क्या करवाया जाता है, डेवलप करवाया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट दी पैथोजेंस, कि पैथोजन से लड़ने के लिए उसको कैपेबल बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन इज अ वीक पैथोजन। अगर मान लो मेरे को इसको बताना है राजू को कि भाई एक ये कीटाणु है, ये जब शरीर में आ जाएगा तो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो राजू को इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो राजू को प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो ऐसा ही कुछ अगर मैं जानबूझ के राजू की बॉडी के अंदर डेलिबरेटली इंजेक्ट कर दूं, लेकिन ये कैसा होगा, वीक होगा, ये कैसा होगा, वीक होगा, लेकिन इम्यून सिस्टम को थोड़ा ना पता है वीक है ताकतवर है, वो तो सेम टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो एक बार अगर ये एंटर कर गया राजू की बॉडी में तो राजू प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, इसने इसके खिलाफ क्या बना ली है, एंटीबॉडीज बना ली है। अब अगर ये असली वाला, ठीक है, एंटीजन राजू की बॉडी में एंटर करता है तो अब तो राजू तैयार है, लठ लेके खड़ा है, तो वो उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो देखो वैक्सीन में क्या होता है, या तो हम वीक पैथोजन डालेंगे या फिर डिसआर्म्ड, डिसआर्म का मतलब है उसके हथियार छीन के डाल देंगे, ठीक है, या फिर वीक हो गया, डिसआर्म हो गया, या फिर एटीन्यूएटेड पैथोजन डाल देंगे किसकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर, इनटू द बॉडी। तो उसकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी। दीज एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द इंजेक्टेड पैथोजन। ये एंटीबॉडी क्या करती है, जो भी पैथोजन इंजेक्ट करवाया गया उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, उसके इफेक्ट को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज। नेक्स्ट टाइम जब सचमुच में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बनाने को, अब एंटीबॉडी बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी बनी बनाई है एंटीबॉडीज, तो डायरेक्टली वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी और उसकी बॉडी को बचा लेगी, उस ह्यूमन की बॉडी को। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन द वैक्सीनेटेड पर्सन, ये जो वैक्सीनेटेड पर्सन है, अगर ये सचमुच में इन्फेक्ट हो जाता है सेम टाइप के पैथोजन से, बट वन दैट इज स्ट्रोंगर, लेकिन इस बार क्या है, वो स्ट्रोंगर है, पहले जो हमने डाला था ना वो वीक डाला था, इस बार कैसा है, वो स्ट्रोंग है, इन्फेक्ट करने आया है वो सचमुच में। तो जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट है विल रिकॉग्नाइज, उसको जल्दी से पहचान लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास मेमोरी होती है ना, ठीक, तो उसको जल्दी से पहचान लेंगे और उस पर क्या करेंगे, अटैक करना शुरू कर देंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इस तरह की इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, देखो एंड बॉडी खुद बना रही है ना एंटीबॉडी, तो दिस टाइप की इम्यूनिटी क्या कहलाती है, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन कैसी, आर्टिफिशियल, क्यों, क्योंकि मैंने जानबूझ के करवाया है उससे, ठीक है, ओरिजिनली उसने बनाया नहीं है, नेचुरली नहीं बनाया, आर्टिफिशियल मैंने पहले भेजा था उसके अंदर वीक पैथोजन। हाउएवर इफ अ पर्सन इज सीवियरली अफेक्टेड बाय ए पैथोजन देन डायरेक्टली द एंटीबॉडी ऑफ द पैथोजन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही सीवियर इन्फेक्शन होता है कई केसेस में, स्नेक बाइट वगैरह केसेस में, तो थोड़ा भी टाइम हम गंवा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी डालते हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अगर पहले से बनी बनाई इम्यूनिटी अगर उसकी बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं तो उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। बॉडी अगर खुद बना रही है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। सो वैक्सीनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इंसान की इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, उसको कीटाणुओं से बचने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए।
अगला सवाल देखिए, व्हाट आर द रीज़न फॉर ड्रग अब्यूज़। वो कौन कौन से रीज़न है जिससे कोई भी इंसान ड्रग्स की तरफ जाता है, ठीक है, गलत इस्तेमाल करता है, ड्रग्स का यूजेस वगैरह करता है। सजेस्ट सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर, और कुछ तरीके बताओ जिससे बच सके। तो अभी फ्लो चार्ट में भी डिस्कस किया ही था हमने। दो एवरीवन नो इट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल, देखो सबको पता है, बेसिक सी बात है, सबको पता है कि अल्कोहल, ड्रग, चरस, गांजा, स्मोकिंग, बीड़ी, ये सब क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सम पीपल स्टिल कंज्यूम देम, लेकिन वो उसके बाद में भी उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टेड हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं? एडिक्टेड हो गए हैं, उनको लत लग गई है। उन्हें तो इसकी लत लग गई, ठीक है। तो उन्हें इसकी क्या लग चुकी है? लत लग चुकी है। द रीज़न फॉर देयर अट्रैक्शन, तो रीज़न क्या है भाई अट्रैक्शन का, क्यों वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हुए? तो सबसे पहला रीज़न है क्रियोसिटी, उन्हें जिज्ञासा थी, उन्हें ट्राई करके देखना था, ठीक है, उन्हें यूज़ करके देखना था कि भाई ड्रग्स को लेने से क्या हो जाएगा, जो मैंने सुना है वो सच है, झूठ है, लोग ऐसे ही तो नहीं अफवाह फैला रहे। तो उसको क्रियोसिटी थी उस चीज़ को लेके। तो पहला रीज़न तो ये हो चुका। प्रेशर फ्रॉम पीयर टू कंज्यूम ड्रग्स, तो जैसे दोस्त हो गए, तो तुम दोस्तों की पार्टीज वगैरह में गए हो, तो वो तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई ले ले, एक पैग मार ले, एक पैग मारने से क्या होता है, ठीक है। तो पीयर प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से तुम ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो। तीसरा क्या दे रखा है? टू एस्केप फ्रस्ट्रेशन, फेलियर एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कई बार हम ड्रग्स वगैरह, मतलब हम क्या, मैं नहीं लेता, मतलब कई बार लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई ना कोई लाइफ में फेल हो चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है ब्रेकअप के बाद में लोग ड्रिंक्स करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, लाइफ में फेलियर हो चुका, ब्रेकअप हो चुका, फ्रस्ट्रेशन है, काम वाम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? टू एनहांस परफॉर्मेंस इन फिजिकल एक्टिविटीज़। कुछ लोग ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ाने के लिए, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं जिसको हम बोलते हैं डोपिंग, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो कुछ डोपिंग करवाने के लिए भी ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि अगर पता चल जाता ना अथॉरिटीज़ को, ऐसे एथलीट अगर उन्होंने डोपिंग कर रखी होती तो उसको रिजेक्ट कर देते, खेलने नहीं देते फिर। द मेजर मेंशन बिलो कैन बी फॉलो टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज़, और कुछ तरीके बता रखे हैं जिससे हम ड्रग अब्यूज़ को रोक सकते हैं, प्रिवेंट करवा सकते हैं। एक तो भाई अगर तुम्हें कोई दोस्त बोल रहा है, ठीक है, कि ड्रग ले ले, अल्कोहल ले ले, तो वो संगत ही छोड़ दो, ठीक है। दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दे आर नॉट गुड फॉर योर मेंटल पीस, तो उनको अवॉइड करो। अवॉइड द फ्रेंड हु प्रेशराइज, जो तुम्हें प्रेशराइज कर रहे होते हैं क्या कंज्यूम करने के लिए, ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए, तो उनको अवॉइड कर दो, पहला। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आसपास में अपने छोटे भाई बहन वगैरह को बताओ, या फिर जो भी कर रहा है उसको अवेयर करो कि ड्रग्स के नुकसान क्या क्या होते हैं, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं। तीसरा क्या है? सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, अगर लत लग गई है, नहीं छूट रही है, ठीक है, तो पेरेंट्स से हेल्प ले लो, पेरेंट्स के साथ शेयर करो कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नेक्स्ट क्या है? सीकिंग द हेल्प ऑफ काउंसलर, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, तुम पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकते, तुम मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास में जाओ, नशा मुक्ति केंद्र जाओ, वो छुड़वा देंगे, ठीक है। और सबसे महंगा नशा तो आजकल जो चल रहा है फ्रिक्वेंटली, जो वायरल नशा है, वो तो है मोबाइल का नशा, जो नहीं छूटता। मोबाइल में देख रहे हो वीडियो, ओके, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज मेंशन बिलो। एक डिजीज है निमोनिया, निमोनिया किसकी वजह से होगी? स्ट्रेप्टो, STREP, स्ट्रेप्टो, COCC, स्ट्रेप्टोकोकस, PNEUMONIA, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर हीमोफिलस, HEMOPHILUS, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, इन्फ्लुएंजा। निमोनिया होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से। टाइफॉइड क्या होगी? टाइफॉइड किसकी वजह से होती है? टाइफॉइड किसकी वजह से होगी? सैल्मोनीला टाइफी, और साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन कर दिया करो, सैल्मोनेला टाइफी। कॉमन कोल्ड वायरस जिसका नाम क्या है? राइनो वायरस। एस्केरियासिस किसकी वजह से होगी? एस्कैरिस की वजह से होगी, ASCARIS। रिंग वॉर्म किसकी वजह से होगी? माइक्रोस्पोरम, ठीक है, कुछ फंजाई है फ्रॉम द जिनरा SPORUM, माइक्रोस्पोरम।
ट्राइकोफाइटम, ट्राइकोफाइटन या फिर एपिडर्मोफाइटन, इनकी वजह से हो रही है। ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन की वजह से क्या होती है, रिंगवॉर्म्स होती है। एमीबियासिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ENTAMOEBA, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इनकी वजह से क्या हो रही है, एमीबियासिस। तो ये पॉजिटिव एजेंट हो गए निमोनिया के, टाइफॉइड के, कॉमन कोल्ड के, एस्कैरिस के, रिंगवॉर्म के, एमीबियासिस के। पॉजिटिव एजेंट के साथ साथ इनके सिम्टम याद कर लेना और कैसे कैसे ये बीमारियां ट्रांसमिट होती है ये भी अच्छे से कर लेना। तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, एस्कैरियासिस एस्कैरिस की वजह से, रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरम स्पीशीज या फिर ट्राइकोफाइटन स्पीशीज या फिर एपिडर्मोफाइटन स्पीशीज ऑफ फंजाई, एमीबियासिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये इसके पॉजिटिव एजेंट्स हो चुके हैं। तुम्हें साथ में ही क्या करना है, एक टेबल बना लेना अच्छे से, इनके सिम्टम्स याद कर लेने हैं और कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलती हैं बीमारियां, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर इज अबाउट टू एंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अबाउट टू एंड, कुछ एक दो क्वेश्चन रह रखे देखते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन इन द इम्यून सिस्टम। ठीक है, अभी हमने लिम्फ नोड के बारे में देखा था जहां पे एंटीजन एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब इन्होंने ब्रीफ नोट ही पूछ लिया किसके बारे में, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। एलोबरेट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन बताने कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, उनके बारे में बताना है। पता नहीं, ये तो वायरल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, उनके नाम बता दो। तो लिम्फोइड ऑर्गन इज द ह्यूमन बॉडी, लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, कैप्चर करते हैं माइक्रोब्स को या फिर फॉरेन सब्सटेंस को, जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं, एंड क्या जनरेट करवाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, यानी लिम्फोसाइट उनको अगर आके उनको किल करते हैं। दीज ऑर्गन कैन बी डिवाइडेड, इन ऑर्गन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, जिसमें बोन मैरो एंड थाइमस आती है, और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूस द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होंगे जहां पे बी एंड टी लिम्फोसाइट फॉर्म होंगे एंड मैच्योर होंगे, फॉर्म एंड मैच्योर, जहां पे बनते एंड मैच्योर होते हैं। कौन से लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट, उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो वाला लिम्फोइड ऑर्गन होता है जहां पे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट रियल में इंटरेक्ट करते हैं, मुठभेड़ करते हैं, कीटाणुओं के साथ डिशम डिशम करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो देखिए, दीज ऑर्गन प्रोड्यूस द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट कौन बना रहा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बना रहा है। दीज आर ऑल्सो नोन एज सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि ये फॉर्मेशन में हेल्प करे, मैचुरेशन में हेल्प करे, तो इनको बोलते हैं सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि बोन मैरो, जैसे कि बोन मैरो एंड जैसे कि थाइमस, जैसे कि थाइमस एग्जाम्पल हो चुके हैं किसके किसके हो चुके हैं ये एग्जाम्पल, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के। ठीक है, पहला देखिए बोन मैरो, इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो क्या होता है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ठीक है, डेट एक्टिवली प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, ठीक है, उनको कौन बनाएगा, उनको कौन बनाएगा, बोन मैरो बनाएगा, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी कौन बना रहा है, बोन मैरो ही बना रही है। बी लिम्फोसाइट कौन बनाएगा, बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट कौन बनाएगा, बोन मैरो। साथ में हेल्प करता है डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में बी लिम्फोसाइट की। ठीक है, एक्चुअल में टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन तो थाइमस में होती है, बी में भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेन कहाँ होती है, थाइमस में होती है। और माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, यानी इनको ट्रेनिंग देता है कि इनको कैसे काम करना है। दीज मैच्योर बी सेल ट्रेवल टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मैच्योर बी सेल कहाँ जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे और पैथोजन को डिटेक्ट करेंगे और उनको किल करेंगे। ठीक है, किल दिल, उनको क्या करेंगे, किल करेंगे, खत्म कर देंगे, निस्तेनाबूद कर देंगे। थाइमस की बात कर लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, हमारी जो स्टर्नम होती है, यानी जो ब्रेस्ट बोन होती है, उसके जस्ट नीचे होता है थाइमस। बच्चों में बड़ा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस की साइज छोटी होती जाती है, क्यों, भगवान बुला रहे होते हैं ना बूढ़े लोगों को, थाइमस छोटा कर देते हैं भगवान ताकि उनके पास चले जाए वो। तो टी लिम्फोसाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस एंड नर्चर्ड इन द थाइमस। टी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ नर्चर्ड होंगे, थाइमस में। ठीक है, कहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऑल्सो प्रोड्यूस कैन बी, दे आर ऑल्सो कैन बी प्रोड्यूस इन थाइमस एंड नर्चर्ड इन थाइमस। ठीक है, बट एनसीईआरटी देखो क्या कहती है, एनसीईआरटी, ये तो स्टेटमेंट चलो हो चुका क्वेश्चन आंसर टाइप का। एनसीईआरटी कहती है कि जो बी वाला लिम्फोसाइट है, जो सॉरी बोन मैरो है, जो क्या है, बोन मैरो है,
बोन मैरो में बी एंड टी दोनों बनता है, और बी वाला मैच्योर भी बोन मैरो में ही होता है। टी वाला कहाँ बनता है? थाइमस में बनता है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। तो इसको प्रेफरेंस देनी, हमें ये वाला याद करना है, कन्फ्यूजन मत होना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बेटा जी वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे हमारे जो एंटीबॉडीज हो गए या फिर हमारे लिम्फोसाइट हो गए उनका एक्चुअल एनकाउंटर होता है। एक्चुअल एनकाउंटर, एनकाउंटर यानी यहाँ पे इंट्रैक्शन, ठीक है, गोली मार देने वाला एनकाउंटर नहीं है, यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो एक्चुअल एनकाउंटर होता है किसके साथ में? माइक्रोब्स के साथ में, या फिर पैथोजेंस के साथ में, या फिर एंटीजेंस के साथ में। किसका? लिम्फोसाइट का। उस जगह को हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें आते हैं स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन ऐसा कुछ इंट्रिकेट मैनर में होता है अरेंज। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। इट इज़ अ लार्ज, स्प्लीन कैसा होता है? बड़ा होता है, सॉरी लंबा है मैडम, लंबा याद आ गया। स्प्लीन कैसा होता है? लार्ज होता है, बीन शेप का होता है, डेट कंटेन मेनली लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट, जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड फैगोसाइट जो कीटाणुओं को एनगल्फ करके किल कर देते हैं। इट इज रिगार्डेड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको हम प्यार से और क्या बुला सकते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि बहुत सारे आरबीसी यहाँ पे फंसे हुए होते हैं, ठीक है। इट एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड, ठीक है, ब्लड के फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है। जो भी एंटीजेंस वगैरह होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, उनको ट्रैप कर लेता है। वो यहाँ पे क्या कर जाते हैं? फंस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे फंस जाते हैं, आगे क्रॉस नहीं कर पाते, और यहाँ पे फंस जाते हैं। फिर यहाँ पे लिम्फोसाइट्स को बुलाया जाता है और उनको किल कर देंगे। तो ये स्प्लीन हो गया। फिर लिम्फ नोड्स अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग। ये भी क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एंटीजेंस को। फिर क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, वो उसको आएंगे, किल कर देंगे। द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन, फिर हमारे कुछ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं ना, वो मेरे मेजर ट्रैक्ट्स में भी लोकेटेड होते हैं, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनके अंदर भी लोकेटेड होते हैं मेरे कुछ लिम्फोइड टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज जो इन ऑर्गन्स के म्यूकोसा के साथ एसोसिएट हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं, इनको हम बोलते हैं माल्ट, नॉट माल्टा, इट्स माल्ट, यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ माई लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए देखिए फ्लो चार्ट्स। लिम्फोइड ऑर्गन बेटा जी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आया बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में क्या बनेगा? बी लिम्फोसाइट ही बनेंगे, टी लिम्फोसाइट ही बनेंगे, लेकिन मैच्योर कौन सा होगा? सिर्फ यहाँ पे बी वाला ही। थाइमस में क्या होगा? टी तो बन चुका बोन मैरो में, थाइमस में टी वाला क्या होता है? मैच्योर होता है, याद कर लेना। सेकेंडरी लिम्फोइड वाला होगा जहाँ पे एक्चुअल इंटरेक्शन कर रहे हैं विद द एंटीजेंस, बी एंड टी लोग सच में इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? एंटीजेंस के साथ। उस जगह को हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें आता है लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो इम्यूनिटी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, और इम्यूनिटी में प्राइमरी सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी में आपको एक्टिव एंड पैसिव भी अच्छे से कर लेनी है, एक्टिव एंड पैसिव भी अच्छे से कर लेना। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये भी आपको अच्छे से कर लेनी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन टॉपिक्स है, आएंगे यहाँ से लगेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस। विच प्रोटोजोआ कोज मलेरिया? मलेरिया कौन कोज करेगा? उस प्रोटोजोआ का अभी हमने नाम देखे थे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। तो ये कोज करते हैं मलेरिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ साइकिल, और इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख देना है। तो मलेरियल लाइफ साइकिल के ऊपर हमें लिखना है, MALARA, मलेरियल लाइफ साइकिल के बारे में अपने को क्या करना है? बताना है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? प्रोटोजोआ है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है। जिसका वजह से क्या हो रहा है भैया? मलेरिया हो रहा है। द प्रोटोजोआ इज अ पैरासाइट। ये प्रोटोजोआ क्या है? पैरासाइट है। हिंदी भी आ गई है मेरे को। प्रोटोजोआ पैरासाइट को मुझे पता है आप क्या बोलते हैं, परजीवी। दिस प्रोटोजोआ इज अ पैरासाइट सो इट नीड होस्ट फॉर इट ग्रोथ। तो प्रोटोजोआ क्या है? पैरासाइट, और पैरासाइट है तो उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? होस्ट चाहिए ना। और इस प्रोटोजोआ के कितने होस्ट होते हैं भाई? एक होस्ट से काम नहीं चलता,
इसके होते हैं 2 होस्ट। एक तो होता है फीमेल एनिफिलस मॉस्क्यूटो, एक तो होता है मॉस्क्यूटो और दूसरा होता है ह्यूमन। मॉस्क्यूटो के अंदर ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, ह्यूमन के अंदर ए सेक्सुअल कंप्लीट करता है, इसलिए इसको 2 होस्ट चाहिए। वैन अ फीमेल एनिफिलस बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब भी फीमेल एनिफिलस मॉस्क्यूटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, किसी इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करती है, तो ये जो प्रोटोजोआ होता है ये उस मॉस्क्यूटो की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है। वैन इट फर्दर बाइट, अब ये मॉस्क्यूटो किसी नॉर्मल इंसान को, किसी हेल्दी इंसान को बाइट करेगी, तो ये प्रोटोजोआ, जिसकी इन्फेक्टिव स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट अब कहाँ चले जाएंगे, उस हेल्दी इंसान के पास चले जाएंगे। दस इस तरह से इससे क्या होगा, वो हेल्दी इंसान भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, फिर और ज़्यादा बीमार, फिर और ज़्यादा बीमार, यानी उसको मलेरिया हो गया है, उसको क्या हो गया, मलेरिया हो चुका है। देर आर 4 वेरियंट्स ऑफ मलेरियल प्रोटोजोआ, एनसीईआरटी में तो 3 ही दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन कितने होते हैं, 4 वेरियंट्स होते हैं किसके, मलेरियल प्रोटोजोआ की। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, काफ़ी डरावना है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये, ये 4 वेरिएंट्स हो गए किसके, मलेरियल प्रोटोजोन के। ठीक है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम इसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोआ इज डिस्कस बिलो, तो अब इन्होंने लाइफ साइकिल बता दिया किसकी, प्रोटोजोआ की। तो देखो कैसे होगी। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इन द ह्यूमन बॉडी इनफेल 4 स्टेज, की 4 स्टेजेस होती है। प्री एराइथोसाइटिक सिजनोगोनी फेज, एराइथोसाइटिक सिजनोगोनी फेज, गैमिटोजेनिक फेज एंड एक्सोएराइथोसाइटिक सिजनोगोनी फेज। यानी एक बार तो देखो, आरबीसी में एंटर करने से पहले वाली स्टेज यानी लीवर वाली स्टेज की बात कर रहे हैं। एक बार जब वो आरबीसी में एंटर कर गए, यानी एराइथोसाइटिक वाली स्टेज की बात कर रहे हैं, याद मत करो चाहे इसको, ठीक है, छोड़ देना। फिर वहाँ पे जो गैमीट्स बने वहाँ पे उस वाली स्टेज की बात कर रहे हैं। फिर वहाँ से गैमीट्स आरबीसी से कौन ले जाएगा, वहाँ से वो फीमेल ले जाएगी ना, फीमेल एनिफिलस मॉस्किटो, तो एक्सो एराइथोसाइटिक सिजोगोनी फेज बोल रहे हैं। ये अपने को ध्यान में नहीं रखना है। द स्पोरोजाइट्स ऑफ द प्रोटोजोआ आर प्रेजेंट इन द स्लेवरी ग्लैंड, ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं प्रोटोजोआ के, ये मॉस्किटो के कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्लेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे, एनिफिलस फीमेल एनिफिलस मॉस्किटोज के। दिस स्पोरोजोइट्स आर ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होंगे कैसे, जैसे ही वो मॉस्किटो किसी भी हेल्दी इंसान को बाइट करेंगे। दिस स्पोरोजोइट रीच द लीवर, ये सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लीवर के पास जाएंगे ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, एंड वहाँ पे क्या करेंगे, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज कराएंगे और मीरोजोइट्स बना लेंगे। ठीक है। अब ये जो मीरोजोइट्स है ये कहाँ करेंगे, अट्रैक्टेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन, जो आरबीसी के पास जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी ये मीरोजोइट्स सब कहाँ चले गए हैं, आरबीसी के पास। अब आरबीसी में भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करके आरबीसी को भी क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे। देयर दे प्रोड्यूस गैमीट्स, यहाँ पे क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे और आरबीसी को क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे। आरबीसी के रप्चर होने से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइंस, जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन। ठीक है। जिसकी वजह से क्या आती है, फीवर एंड शिवरिंग आती है, फीवर एंड शिवरिंग आती है। द सिम्टम ऑफ मलेरिया बिकम प्रोमिनेंट आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड वो वाला पीरियड होता है जिस टाइम पे इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 14 डेज का। इस टाइम पे द सिम्टम मलेरिया बिकम प्रोमिनेंट आफ्टर, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, इन्फेक्टिव स्टेज खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिम्टम आने शुरू होंगे। ठीक है। उसके बाद इलनेस वगैरह दिखनी शुरू होती है। वैन अ मॉस्किटो बाइट द मलेरियल पेशेंट, अब ये जो मॉस्किटो है, नॉर्मल मॉस्किटो अगर किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है तो वहाँ पे जो स्पोरोजोइट प्रेजेंट होंगे या फिर वहाँ पे जो गैमीट्स प्रेजेंट होंगे वो अब कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो के पास चले जाएंगे और मॉस्किटो की गट में जाके वो क्या कर देंगे, द गैमीट आर फर्टिलाइज इन द गट ऑफ मॉस्किटो, ये गैमीट क्या करेंगे, मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइज कर लेंगे। द न्यूली फॉर्म्ड स्पोरोजोइट, अब जो नए स्पोरोजोइट्स बने हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वापस से माइग्रेट कर जाएंगे मॉस्किटो की स्लेवरी ग्लैंड में। अब ये मॉस्किटो भी रेडी हो चुका विद स्पोरोजोइट, अब ये किसी हेल्दी इंसान के पास जाएगा तो वापस से मलेरिया फैला देगा। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट समवन इट इंजेक्ट द स्पोरोजोइट इन द ब्लड। ठीक है। तो अब ये मॉस्किटो जब किसी हेल्दी इंसान को फिर से बाइट करेगा तो वहाँ पे भी क्या फैला देगा, मलेरिया। तो अगर मलेरिया की लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में, तो आपको देखो कितना लिखना है और कैसे लिखना है वो सारा यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है। आंसर कैसे फ्रेम करना है और अपने आंसर पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ्स में मत लिखना। वो वाले लोग जिनसे डायग्राम नहीं बनेगा, मॉस्किटो नहीं बनाया जाएगा, हाथ नहीं बनाया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग ये फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं। जो बना सकते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो तो वही बनाओ जो एनसीईआरटी में दे रखा है। जो नहीं बना सकते, ठीक है,
या फिर अगर डायग्राम पूछा भी नहीं है तो फ्लो चार्ट से भी काम चल जाता है। देखो सबसे पहले क्या है, स्पोरोजोइट्स आएंगे किसके पास, ह्यूमन के पास आएंगे, किसके थ्रू, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के थ्रू। स्पोरोजोइट्स कहाँ चले गए, उसके लीवर के पास चले गए। ह्यूमन होस्ट में कहाँ चले गए, लीवर के पास चले गए। वहाँ पे कैसे रिप्रोड्यूस किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके लीवर के सेल को बस्ट कर दिया, हिपैटोसाइट्स को बस्ट किया। लीवर के सेल का नाम क्या होता है, हिपैटोसाइट्स। तो हिपैटोसाइट्स को बस्ट कर दिया और फिर वापस से कहाँ आ गए, पैरासाइट ब्लड में आ गए। अब ये आरबीसी के ग्लाइकोप्रोटीन की तरफ अट्रैक्ट हुए और फिर से एसेक्सुअली कहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, आरबीसी में। और आरबीसी को भी क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। और आरबीसी के अंदर क्या बनाए, मेल एंड फीमेल गैमिट बनाए। बने कहाँ पे, आरबीसी में। लेकिन यहाँ पे क्या फर्टिलाइज होंगे, नहीं होंगे। फर्टिलाइज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में ही होंगे बनाए। अब जब ये चल रहा था तो आरबीसी रप्चर हो रही, तो रप्चर होने से यहाँ पे केमिकल निकल रहा है जिसका नाम क्या था, हीमोजोइन, जिससे साइकिल ऑफ फीवर या फिर शिवरनेस वगैरह आ रही थी। अब इन गैमिट्स को कौन उठा लेगा, फीमेल मॉस्किटो उठा लेगी अपनी नेक्स्ट मील के लिए। जैसे ही वो नेक्स्ट मील के लिए आएगी ना, खाना लेने, ब्लड लेने आएगी ह्यूमन से, तो उसके पास क्या आ जाएंगे, ये गैमिट्स आ जाएंगे। ये गैमिट उसकी गट में जाके, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की गट में जाके, गप लिख रहा हूँ, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की गट में जाके क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे। फर्टिलाइज करने के बाद में स्पोरोजोइट बनाएंगे। ये स्पोरोजोइट कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, वापस से मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे। अब ये मॉस्किटो किसी नए हेल्दी इंसान को खाएगी तो फिर से इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल किसकी है, मलेरियल लाइफ साइकिल। इस मलेरिया मतलब ये जो अपना प्रोटोजोआ है, इसको सर्वाइव करने के लिए कितने होस्ट चाहिए, 2 होस्ट, ह्यूमन होस्ट एंड मॉस्किटो होस्ट। ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन चल रहा है, ए सेक्शुअल चल रहा है। मॉस्किटो में कैसा रिप्रोडक्शन चल रहा है, उसका सेक्शुअल चल रहा है। याद रख लेना इसको। हाँ, एक मैंने फ्लो चार्ट लास्ट में ऐड कर दिया था बेनाइन ट्यूमर का एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है। कुछ 1-2 फ्लो चार्ट है जो मैं ऐड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट, जो तो आपको खुद से करने हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी, ये सब जितनी भी डिजीज़ है उनके सिम्टम्स वगैरह हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अच्छे से कर लो। बहुत ईजी चैप्टर है, ईजी टू स्कोर मार्क्स आ सकते हैं। मतलब यहाँ इस वाले चैप्टर से तुम इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पे, और इंटरेस्टिंग भी है ऑब्वियसली। 2 टाइप का ट्यूमर होता है बेटा जी, बेनाइन एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन वाला ट्यूमर क्या है, जहाँ पे हुआ है तो रिमेन कन्फाइंड टू द अफेक्टेड ऑर्गन, जहाँ पे हुआ है सिर्फ वहीं पे रहेगा, तो इस ट्यूमर को हम कहेंगे बेनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर बेटा जी वो वाला ट्यूमर है, इट ऑल्सो स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन, जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे भी चला जाएगा, बाय द प्रोसेस नोन एज मेटास्टेसिस। जहाँ पे हुआ है वहाँ तो है ही, और दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। बेनाइन ट्यूमर की जो ग्रोथ रेट होती है वो कैसी होगी, स्लो होगी। मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ रेट कैसी होगी, फास्ट, रैपिड। देयर इज नो लेटेंसी, यहाँ पे कोई भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मेटास्टेसिस देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ मेटास्टेसिस देखने को मिलेंगी। ये वाला नॉन कैंसरस टाइप का, लेकिन ये वाला कैंसरस टाइप का है। कौन सा, मैलिग्नेंट। चलो एक और, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना, H2L2 टाइप का फॉर्मूला होता है। 2 तो इसमें कैसी होंगी, हैवी चेन होंगी। 2 तो कैसी चेन है, हेवी चेन है। 2 कैसी चेन है, लाइट चेन है। 2 कैसी चेन है, लाइट चेन है। आपस में यहाँ पे कौन से लिंकेजेस हैं, सल्फाइड लिंकेजेस हैं, सल्फाइड, LINKAGES, ठीक है। आपस में यहाँ पे कौन सा लिंकेज है, सल्फाइड लिंकेजेस है। यहाँ पे आई गेस N टर्मिनल है, यहाँ C टर्मिनल है। यहाँ पे क्या है, चलो तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल देखिए। यहाँ एंटीजन, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो आपको मार्क कर देना है, ठीक है। ये रीजन कैसा है, वेरिएबल टाइप का। वेरिएबल, इनवेरिएबल या फिर नॉन वेरिएबल आपको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ें देखो, तो ये वाला रीजन हो गया एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल। ये वाला हो चुका लाइट चेन, ठीक है। छोटी वाली जो है वो कैसी है, ये वाली देखो पूरी, ये कैसी है, लाइट चेन, हल्की चेन है। और ये पूरी बड़ी वाली ये कैसी है, हैवी चेन है। ये कैसी है, हैवी चेन है। यहाँ पे कौन सा लिंकेजेस है, सल्फाइड लिंकेजेस है। कौन से लिंकेजेस है, डाइसल्फाइड लिंकेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये हैवी चेन हो गई, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस या फिर लिंकेजेस प्रेजेंट हो गई। बस दैट्स इट अबाउट आवर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। कैसी शेप है इसकी, वाई शेप का मॉलिक्यूल है। तो यही था अपने चैप्टर के अंदर। एक लास्ट टाइम फिर से एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में
सबसे पहले डिजीज आती है अपनी दो टाइप की, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल यानी जेनेटिक, जो बचपन से है, ठीक है, तो पेरेंट्स वगैरह से है, उसको कॉन्जेनाइटल कहेंगे। जो तुमने बाद में अक्वायर की है, तुम्हारे कर्म कांड ही कुछ ऐसे थे कि तुम्हें बीमारियां हो गई, उसको बोलते हैं अक्वायर्ड डिजीज। अक्वायर्ड डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। जो फैले एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान में फैले उसको कम्युनिकेबल कहेंगे, जो ना फैले, ट्रांसमिट ना हो, उसको नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे। कम्युनिकेबल में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का एग्जाम्पल टाइफॉइड, वायरस से होने वाली बीमारी का एग्जाम्पल एड्स, प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी का एग्जाम्पल मलेरिया, हेलमिंथिस से होने वाली बीमारी का एग्जाम्पल एलिफेंथियासिस, जिसमें पाँव मोटा हो जाता है, लोअर लिम्ब इफेक्ट होता है, लोअर लिम्ब इफेक्ट होता है, ठीक है, सूजन आ जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। फंगस से होने वाली बीमारी का नाम रिंगवॉर्म, उसके भी 3 जिनरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटम, ठीक है। तो ये बीमारियाँ, इनको अच्छे से करना है आपको। फिर क्या है, इम्यूनिटी के बारे में आता है अपना। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट क्या है, जो तुम्हारे बर्थ से प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, उसको कहते हैं इन्नेट। इसमें कुछ बैरियर आते हैं, फिजिकल बैरियर, स्किन वगैरह, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, जैसे HCl वगैरह। सेलुलर बैरियर, कुछ सेल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल। साइटोकाइन सेल क्या होंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो नॉन वायरस वाले को बचाता है, तो साइटोकाइन बैरियर हो गया, ठीक है, ये इन्नेट में आ गए। अक्वायर्ड में दो टाइप की इम्यूनिटी आती है, एक होती है एक्टिव और एक पैसिव, जो तुमने बाद में अक्वायर किया आफ्टर बर्थ। एक्टिव क्या होती है, अगर तुम्हारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है तो इसको बोलेंगे एक्टिव। अगर तुम्हारी बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हो तुम, ठीक है, बॉडी के पास बनी बनाई एंटीबॉडी आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, पैसिव। अब एक्टिव एंड पैसिव बेटा जी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मदर के मिल्क से जो बनी बनाई एंटीबॉडी आ रही है वो तो क्या नेचुरल पैसिव टाइप की है, ठीक है। लेकिन स्नेक विनोम के केस में या फिर टिटनस के केस में जो बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हो, जो लैब में बनाई है लेकिन पहले से बनी बनाई थी, तो वो कैसी है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। अगर सचमुच में एनकाउंटर हुआ है, एंटीजन आया है और तुम्हारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, तो कैसी है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन तुमने जानबूझ के एक पैथोजन इंसर्ट करवाया बॉडी के अंदर ताकि वो एंटीबॉडी बना ले तुम्हारी बॉडी खुद से, तो ये कैसी है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसको कर लेना। यहाँ पे जो इम्यून सेल्स है, लिम्फोसाइड है, दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइड के अंदर टी लिम्फोसाइड। बी लिम्फोसाइड कैसी इम्यूनिटी आती है, ह्यूमोरल, क्योंकि ब्लड में घूमते हैं एंटीबॉडीज। टी लिम्फोसाइड की वजह से कैसी आती है, सेल मीडिएटेड। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज में, ठीक है, कि भाई ड्रग्स क्या होंगी, ड्रग्स की 3 क्लासिफिकेशन, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। कहाँ से मिलती है वो याद कर लेना, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है वो याद कर लेना, ठीक है। कैसे लेते हैं ये, स्नोटिंग करते हैं, ओरल इंजेक्शन होता है, ये याद कर लेना। एक जो इनका डायग्राम है वो तुम्हें बनाना तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है डायग्राम दे दे तुम्हें, जैसे CBSE में आया था अभी क्वेश्चन। मान लो तुम्हें एक डायग्राम दे दे एक मॉलिक्यूल का और तुमसे पूछ लिया कि बताओ ये कौन सी ड्रग है, क्लासिफिकेशन बताना, तो वो हो सकता है, बनाना नहीं आएगा लेकिन डायग्राम देख के तुमसे पूछ सकते हो उसके बारे में। फिर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के इंटरेक्शन के बारे में हमने देख लिया। लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से क्वेश्चन आ सकता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर 3 टाइप के होते हैं, एक तो इम्यूनोडेफिशिएंसी की, इम्यून सिस्टम की कमी होना, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है इम्यून सिस्टम का। एक ऑटो इम्यूनिटी, खुद के सेल को ही नहीं पहचान पा रही बॉडी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही। और एक होता है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स यानी एलर्जी। देखो एक में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा यानी इम्यूनोडेफिशिएंसी कमी हो गई, एक में बहुत ज़्यादा है एलर्जी, और एक में पहचान नहीं पा रही है कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है, तो कैसा है, ऑटो इम्यूनिटी। तो डेट्स इट फॉर नाउ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने आपको करा दिए हैं। इन क्वेश्चन में से पक्का 1-2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप RBC में हो, HBSC में हो या फिर CBSE में हो। इनको आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहो, मौज काटते रहो।